हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप सबके। वेलकम टू प्राइम कॉमर्स हब। और हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा है बेटे? हमारा चल रहा है यूनिट 2। और यूनिट 2 में हमने सबसे पहले क्या कुछ कर लिया है? हमने सोल प्रोप्राइटरशिप कर लिया है, हमने एचयूएफ कर लिया है, और आज हम करने वाले हैं बेटे पार्टनरशिप। देखो, सोल प्रोप्राइटरशिप में एक प्रॉब्लम थी। वो प्रॉब्लम क्या थी? अकेला आदमी, लिमिटेड रिसोर्सेज, ठीक है, ज्यादा एक्सपेंशन कर नहीं सकता था। उसके एचयूएफ आया। एचयूएफ में कुछ चीजें अच्छी थी। नंबर वन क्या था? नंबर ऑफ मेंबर्स उसके अंदर काफी ज्यादा हो जाते थे आपके पास। उसका कर्ता जो था वो सारे डिसीजन ले रहा था। लेकिन उसकी भी अपनी एक लिमिटेशन थी। खास तौर पे क्या कि बिजनेस को एक्सपैंड करना उनके बस की बात भी नहीं थी, क्योंकि वहां भी लिमिटेड रिसोर्सेज थे। आउटसाइडर को मेंबर बना नहीं सकते थे। जो बाय बर्थ उनके घर में पैदा होगा वही मेंबर बनेगा। कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड थी, वहां वो प्रॉब्लम्स थी। तो अब इसके बाद हमारे पास बिजनेस के लेवल को एक्सपैंड करने के लिए एक और चीज आई जिसका नाम था पार्टनरशिप। पार्टनरशिप को बेटे बहुत ज्यादा चलाया जाता है, पार्टनरशिप बहुत की जाती है। और ये हमारे यहाँ के बिजनेस का सोल प्रोप्राइटरशिप के बाद सबसे फेमस फॉर्म जो है वो पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप में क्या होता है? पार्टनरशिप में कम से कम दो लोग जो हैं एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और उस बिजनेस के लिए उन लोगों ने क्या करना होता है? अपने अपने पैसे लगाते हैं कि भी तूने इतने पैसे लगाना है। भाई एक्स और वाई कहता है भी मैंने इतने पैसे लगा दूंगा, तो इतने पैसे लगा। और हम ऐसे करके बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं। इसके लिए एक एक्ट भी बना हुआ है, ठीक है। उस एक्ट के थ्रू हमने चलना होता है। तो अब मैं आपके साथ स्टार्ट करने वाला हूं प्रॉपरली कि हमारे पास पार्टनरशिप है क्या। ये तो दे रखा है द इनहेरेंट एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप इन फाइनेंसिंग एंड मैनेजिंग एंड एक्सपेंडिंग द बिजनेस। कहता वो मैनेज नहीं कर सकता, एक्सपेंड नहीं कर सकता, क्योंकि उसे पैसे की कमी है, मैनेजरियल स्किल्स की कमी है, वो है भाई, ठीक है। अब पार्टनरशिप क्या होता है? पार्टनरशिप में पहली बात तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 लगता है भाई। पहली बात तो ये गलती कोई बच्चा ना करे। पार्टनरशिप एक्ट 1932 लगेगा। अब करना क्या है? डिफाइंस पार्टनरशिप। उसमें पार्टनरशिप की डेफिनेशन दे रखी है क्या? द रिलेशनशिप between persons who have agreed to share the profits of a business which is carried on by all or by one of them acting for all। अब इसको बहुत ध्यान से समझना। इट इज द रिलेशनशिप, कहता है रिलेशनशिप है बिटवीन द पर्संस। मान लो दो पर्सन है एक्स और वाई। कहते हैं इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप है, हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स। मान लो कहते हैं जी हम प्रॉफिट को 50-50 बांट लेंगे आपस में। शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल। हो सकता है दोनों ही इसको कैरी करें, दोनों ही बिजनेस में बैठे, एक शॉप में सुबह से लेकर दोपहर तक बैठे, एक दोपहर से लेकर रात तक बैठे, ये भी पॉसिबल है। और वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, हो सकता है सिर्फ एक्स बैठे और वाई शॉप पे ना बैठे, ये भी पॉसिबल है। तो ये हो गया हमारे पास पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग डेफिनेशन। It defines partnership is the relationship between persons who have agreed to share the profits of the business carried on by all or by one of them acting for all। हो सकता है दोनों ही काम करें, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि हो सकता है दोनों काम करें, और हो सकता है दोनों में से कोई एक काम करे। फिर से देखो, एक्स और वाई दो पार्टनर डिसाइड किया 50-50 प्रॉफिट को बांटेंगे, प्रॉफिट को 50-50 बांटेंगे, डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट्स कैरिड ऑन बाय ऑल। कहते हैं जी दोनों करेंगे, ऑल, ठीक है। और वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, सिर्फ एक्स करेगा भाई, ओनली एक्स विल डू द वर्क। काम वहां पे सिर्फ एक्स करेगा, वाई काम नहीं करेगा। तो कैरिड ऑन बाय ऑल और बाय वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये तो हो गया इसका डेफिनेशन और मीनिंग। अब आते हैं जी फीचर्स। इसके फीचर्स क्या क्या हैं? फीचर्स में आते हैं बेटे, फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसके। नंबर वन, फॉर्मेशन। इसको फॉर्म कैसे करते हैं? इसके लिए हम इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस थ्रू ए लीगल एग्रीमेंट। एक लीगल एग्रीमेंट बनता है जिसमें हम सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस गवर्निंग द रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द मैनर ऑफ द कंडक्टिंग द बिजनेस आर स्पेसिफाइड। इसमें सब कुछ मेंशन कर दिया जाता है। एक एग्रीमेंट बनाते हैं
भाई साहब कौन कितने पैसे लगाएगा, किसको प्रॉफिट में कितना शेयर दिया जाएगा, कौन कितनी देर बिजनेस में बैठने वाला है, कितनी देर के लिए शॉप में कौन रहेगा, ठीक है। ये सारे की सारी चीजें इसके अंदर हम जब फॉर्म करते हैं उसमें मेंशन कर देते हैं। Thus, two people coming together for charitable purpose will not constitute। लेकिन अगर मान लो इसके लिए एक मोटिव होना जरूरी है, प्रॉफिट। अगर दो लोग जो हैं वो प्रॉफिट के लिए नहीं आते, सपोज दो लोग जो हैं वो प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं आते, वो किसी और पर्पस के लिए, कोई चैरिटेबल पर्पस के लिए काम शुरू कर देते हैं, तो बेटे उसको फिर हम पार्टनरशिप नहीं मानते। ये बात ध्यान रखनी है। नंबर 2, लायबिलिटी। लायबिलिटी ऑफ द फर्म हैव बीन अनलिमिटेड। फर्म की लायबिलिटी और पार्टनर की लायबिलिटी, दोनों की लायबिलिटी अनलिमिटेड है। यानी कि अगर लॉस हो गया बेटे तो घर के बर्तन दोनों के बिकेंगे, ये बात ध्यान रखना। फर्म के बाद अगर फर्म से लॉस पूरा ना हुआ तो वो लॉस पूरा करने के लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है? सारे के सारे पार्टनर रिस्पॉन्सिबल हैं अगर आपको लॉस हो जाता है तो उस लॉस को पूरा करने के लिए। नंबर 3, रिस्क बियरिंग। द पार्टनर बियर द रिस्क इन्वॉल्व इन रनिंग ऑफ ए बिजनेस एज ए टीम। सारे के सारे पार्टनर्स को जो है रिस्क बियर करना पड़ता है एज ए टीम। द रिवॉर्ड कम्स इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट which are shared by the partners in the agreed ratio। और सारे मिलकर रिस्क उठाते हैं और जो रिवॉर्ड आता है वो प्रॉफिट की फॉर्म में आता है और उसको वो लोग आपस में बांट लेते हैं। नंबर 4, डिसीजन मेकिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे। डिसीजंस आर जनरली टेकन विद म्यूचुअल कंसेंट। आपस में कंसेंट करके डिसीजन लेते हैं। कर्ता की तरह नहीं है कि भी वो कहेगा मैं अकेला ही डिसीजन लूंगा बाकी सब मेरे को फॉलो करो, नहीं। यहां पे आपस में मिलजुल के डिसीजन लेते हैं, बिकॉज ये मान के यहां पे क्या खास बात होती है कि हर आदमी अपनी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होता है। एक पर्सन सारी फील्ड में एक्सपर्ट नहीं हो सकता, इसलिए कोई भी डिसीजन लेना होता है तो आपस में म्यूचुअल कंसेंट के साथ ये लोग डिसीजन लेते हैं। उसके बाद आ गया हमारे पास कंटिन्यूटी। इसकी कंटिन्यूटी में हमारे पास खास बात क्या आती है? डेथ, रिटायरमेंट, इंसॉल्वेंसी और इंसैनिटी ऑफ एनी पार्टनर कैन ब्रिंग एन एंड टू द बिजनेस। अगर दो पार्टनर है, मान लो सपोज करो एक्स और वाई, वाई की डेथ हो जाती है तो ऑटोमेटिकली आपकी पार्टनरशिप क्या हो जाएगी बेटे? खत्म हो जाएगी। यानी कि अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है और दो ही पार्टनर हैं तो वो फर्म ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। हाउएवर, अब सुनो, अगर दो से ज्यादा लोग हैं, मान लो ए बी सी डी, 4 पार्टनर थे, इसमें से डी की डेथ हो गई तो फिर भी 3 पार्टनर रह जाएंगे। तो ये लोग अगर चाहें तो अपनी पार्टनरशिप को आगे दोबारा कंटिन्यू कर सकते हैं। डी की डेथ हो गई, कम से कम 2 लोग होने चाहिए, ये तो फिर भी 3 है, ए बी सी, तो ये तीनों मिलके क्या कर सकते हैं? अपनी फर्म को कंटिन्यू रख सकते हैं। अब आ गया जी नंबर ऑफ पार्टनर्स। इसमें कम से कम 2 लोग चाहिए होते हैं, पहली बात। और अकॉर्डिंग टू सेक्शन 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 मैक्सिमम 100 हो सकते हैं अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इसके लिए एम्पावर कर दे तो। अदरवाइज नॉर्मली एज पर द रूल 10 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2014 मैक्सिमम जो है वो 50 है। नॉर्मली मिनिमम 2 है, मैक्सिमम 50 है। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के सेक्शन 464 के अकॉर्डिंग अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से आप एम्पावर करवा लेते हो तो ये 100 भी हो सकते हैं। अब आते हैं जी म्यूचुअल एजेंसी, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। व्हाट इज म्यूचुअल एजेंसी? एवरी पार्टनर इज बोथ एजेंट एंड प्रिंसिपल। एक पार्टनर जो है ना, हर एक पार्टनर एजेंट भी है और प्रिंसिपल भी है। कैसे? अब समझो इस बात को अच्छे से। एजेंट भी है और प्रिंसिपल भी है। आपको मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से क्लियर करवाऊं क्योंकि ये आप लोगों को तंग कर देगा। जैसे ए बी सी और डी 4 पार्टनर है। ए जो है वो ऑर्डर लेने के लिए जाता है दिल्ली। ए ऑर्डर लेने के लिए दिल्ली जाता है तो यहां जो ए है ना बेटे वो एजेंट है।
ए क्या है यहाँ पे, एजेंट है, और बी सी डी ये प्रिंसिपल है। ये क्या है जी, प्रिंसिपल है। ये एजेंट हो गया, ये प्रिंसिपल हो गया। अब क्या हुआ, सिचुएशन नंबर 2, अब डी ऑर्डर लेने चला गया बिहार में। डी बिहार में ऑर्डर लेने चला गया। अब जो डी है वो एजेंट बन गया, और अब ये तीनों प्रिंसिपल बन गए। इसे बोलते हैं रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। मतलब एक पर्सन एक ही टाइम में एजेंट बन सकता है, और थोड़ी टाइम के बाद क्या बन सकता है, वो प्रिंसिपल बन सकता है। जो काम कर रहा है वो एजेंट है, और बाकी सारे लोग उस टाइम कौन है, प्रिंसिपल है। इसे बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी। और अब देखो इसके ध्यान से, एवरी पार्टनर इज बोथ एजेंट एंड प्रिंसिपल। जब वो काम कर रहा है तो वो एजेंट, बाकी प्रिंसिपल। जब कोई दूसरा काम कर रहा है तो वो एजेंट, बाकी प्रिंसिपल। He is an agent of other partners if he represent them, thereby bind them through his acts। अब यहां पे एक और चीज क्लियर कर दूं। अब यहां पे जैसे हम ये कर रहे थे, अब ये ऑर्डर लेने गया दिल्ली, यहां पे ये जो भी रेट फाइनल करके आएगा, जो भी डील करके आएगा, वो इन सबको माननी पड़ेगी, बी सी डी को। इस तरह डी बिहार में जाता है, ये यहां पे कोई डील करके आता है, तो इस डील में जो भी प्राइस होगा वो इन सबको मानना पड़ेगा। तो ये है बेटे इसकी फीचर्स। इसके बाद आते हैं हम अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है हमारे पास मेरिट्स। इसके फायदे क्या क्या है। पहला फायदा, इजी फॉर्मेशन एंड क्लोजर। आप इसको, देयर इज नो कंपल्शन विद द रिस्पेक्ट टू रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म, क्लोजर ऑफ द फर्म टू इज वेरी इजी टास्क। कोई तुम्हारे ऊपर बाउंडेशन नहीं है तो कि तुमने पार्टनरशिप एक्ट 1932 को फॉलो करना ही करना है। मतलब तुमने रजिस्ट्रेशन करना ही करना, फॉलो तो करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करना है या नहीं करना तुम्हारी मर्जी है, और बंद करते हुए भी तुमने रजिस्ट्रेशन अगर नहीं करवा रखा तो तुम बड़े आराम से बंद कर सकते हो। नंबर 2, बैलेंस डिसीजन मेकिंग। द पार्टनर्स कैन ओवरसीज different function according to the area expertise which reduce the burden of the work। जो पार्टनर जिस चीज में एक्सपर्ट है उस पार्टनर को उसी चीज से रिलेटेड काम दे दिया जाता है, तो क्या होता है, डिसीजन मेकिंग इजी हो जाती है। कोई मार्केटिंग में एक्सपर्ट है वो मार्केटिंग का काम संभाल लेगा, कोई प्रोडक्शन में एक्सपर्ट है वो प्रोडक्शन का काम संभाल लेगा, कोई एचआर में एक्सपर्ट है वो एचआर का काम संभाल लेगा, कोई फाइनेंस में एक्सपर्ट है वो फाइनेंस का काम संभाल लेगा। इसलिए डिसीजन मेकिंग जो बैलेंस हो जाती है, क्योंकि हर कोई अपने एरिया का स्पेशलिस्ट हो जाता है। नंबर 3, मोर फंड्स, पैसे ज्यादा आ जाएंगे। अब देखो सोलो प्रोप्राइटर में क्या हो रहा था, बेचारा अकेला बंदा था, कहां कितने पैसे लाएगा। अगर 10 बंदे पार्टनर बन जाए तो 10 टाइम्स बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं आप उस सोलो प्रोप्राइटर के कंपैरेटिवली। ठीक है, तो इन पार्टनरशिप द कैपिटल इज कंट्रीब्यूटेड बाय द नंबर ऑफ पार्टनर्स। बहुत सारे लोग, कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा 50। अब 50 लोग अगर मिलकर बिजनेस करेंगे तो आप आइडिया लगाओ कितना पैसा इकट्ठा हो जाएगा। So this make possible to raise the larger amount of funds। इससे क्या होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में आपके पास पैसा आ सकता है, as compared to, I repeat again, as compared to, किससे कंपेयर कर रहा हूं मैं, सोल प्रोप्राइटर से। सीक्रेसी बनी रहती है, क्योंकि पार्टनर्स खुद ही काम कर रहे हैं, मेन काम तो वो खुद ही कर रहे हैं, तो वो लोग अपने सीक्रेट किसी को भी नहीं बताते। ठीक है, द पार्टनरशिप फर्म इज लीगली रिक्वायर्ड टू पब्लिश इट्स अकाउंट्स एंड सबमिट इट्स रिपोर्ट्स, हेंस इट इज एबल टू मेंटेन द कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द इट्स ऑपरेशंस। वो अपने ऑपरेशन की जितनी भी जानकारियां सबको कॉन्फिडेंस में रख सकती है। नंबर 6, शेयरिंग ऑफ रिस्क। जो रिस्क है बेटे वो भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जितने ज्यादा पार्टनर्स होंगे रिस्क उतना ही ज्यादा डाइवर्सिफाई हो जाएगा, उन सब लोगों में रिस्क जो है वो बंट जाएगा। द रिस्क इन्वॉल्व्ड इन रनिंग ए पार्टनरशिप फर्म आर शेयर्ड बाय ऑल पार्टनर्स। दिस रिड्यूसेस द एंजाइटी, बर्डन एंड स्ट्रेस ओवर द इंडिविजुअल पार्टनर्स। क्योंकि रिस्क बढ़ जाता है तो इसलिए किसी के ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं रहता, कोई बर्डन नहीं रहता। सबको पता है यार 50 लोग हैं, मिलजुल के कोई भी प्रॉब्लम आएगी उसको संभाल लेंगे, नहीं गिरते हम लोग। ये तो हो गए बेटे इसके मेरिट्स। अब आते हैं लिमिटेशंस। लिमिटेशंस में क्या है, नंबर 1,
लिमिटेड लाइबिलिटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ये पहली प्रॉब्लम है जी। इनकी लाइबिलिटी भी बेटे अनलिमिटेड है, सोल प्रोप्राइटर की तरह और उसमें कर्ता की तरह। अब लाइबिलिटी अनलिमिटेड होने की वजह से क्या होता है जी, बोथ जॉइंट एंड सेवरल which may prove to be a drawback for those partners who have greater personal wealth as they have limited liabilities। इसमें कई बार क्या होता है, कुछ पोजीशन पे हम कुछ लाइबिलिटी को लिमिटेड कर लेते हैं, बाकियों को अनलिमिटेड कर लेते हैं। तो जो लिमिटेड लाइबिलिटी वाला है वो फायदा उठा लेता है, और जो अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाला है बेटे उसको नुकसान हो जाता है। नंबर 2, लिमिटेड रिसोर्सेज, इसमें भी रिस्ट्रिक्शन है कि रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड ही रहते हैं। 50 लोग भी कितना पैसा लगा लेंगे, अगर बड़े लेवल पे बिजनेस करना है तो वहां पे फिर ये नहीं चल पाता। इसमें भी रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड ही रहते हैं। स्केल ऑफ ऑपरेशन को आप ज्यादा राइज नहीं कर सकते इसमें भी। हाँ, सोल प्रोप्राइटर से ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं नेक्स्ट आपसे डिस्कस करूंगा तो उसके कंपैरेटिवली हम ज्यादा कर ही नहीं सकते। पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, कह तो दिया हमने 50 लोग मेंबर बनेंगे, 50 लोग पैसा लगाएंगे, लेकिन उनमें उतने ही ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स भी होंगे, उनमें उतने ही ज्यादा डिस्प्यूट्स भी होंगे, उनमें उतने ही ज्यादा झगड़े भी होंगे। ठीक है, तो ये भी प्रॉब्लम आएगी साथ साथ आपको। सो पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, डिफरेंस इन ओपिनियन ऑन सम इश्यूज में लीड टू डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टनर्स। अब आते हैं जी नेक्स्ट, लैक ऑफ कंटिन्यूटी। इसकी एक और प्रॉब्लम है, इसकी कंटिन्यूटी में बड़ी प्रॉब्लम होती है। अक्सर ऐसा होता है, पार्टनरशिप शुरू होती है, थोड़े टाइम के बाद झगड़ा हो जाता है और पार्टनरशिप बंद, ये बहुत बहुत वो है। और दूसरी, डेथ हो जाए, रिटायरमेंट हो जाए, इंसॉल्वेंसी हो जाए, ठीक है नहीं, तो रिमेनिंग पार्टनर्स चला तो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर पोजीशन में क्या होता है, कंटिन्यूटी कम ही रहती है इसमें, जो प्रैक्टिकल लाइफ में देखा गया है। थ्योरेटिकली तो वो कर सकते हैं। लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, पार्टनरशिप फर्म के ऊपर पब्लिक का कॉन्फिडेंस कम होता है। पता क्यों? उन्हें ये रहता है यार हम कल को किससे पैसे मांगने जाएंगे, वो कह देगा मैं नहीं, वो देखेगा, वो कह देगा मैं नहीं पे करूंगा, वो करेगा, उस पर जाएंगे वो तीसरे का नाम ले देगा, उसके बाद जाएंगे वो चौथे का नाम ले देगा। तो लोग जो है ना, इसमें फिर क्या करते हैं, कॉन्फिडेंस कम रखते हैं। वो कहते हैं यार इनके साथ कैश का काम तो कर लो, लेकिन इनके साथ कौन सा काम नहीं करना, उधार वाला काम नहीं करना, तो इसका जो स्टेटस है वो बहुत अच्छा नहीं बन पाता। अब आते हैं जी हम टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, ये बड़े इंपॉर्टेंट है आपके पास, 1 मार्क में बहुत आते हैं। एक्टिव पार्टनर हो गया जी नंबर 1। एक्टिव पार्टनर वो है जो बिजनेस में पैसा भी लगाएगा, बिजनेस में काम भी करेगा, ऑर्डर भी लेके आएगा, चीजें बनाएगा भी, बेचेगा भी, पूरी तरह से इन्वॉल्व रहेगा, उसे बोलते हैं एक्टिव पार्टनर। कहते हैं एन एक्टिव पार्टनर इज वन हु कंट्रीब्यूट कैपिटल, पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म, शेयर द प्रॉफिट्स एंड लॉसेज एंड लायबल टू अनलिमिटेड एक्सटेंट टू द क्रेडिटर ऑफ द फर्म। स्लीपिंग पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर वो होता है बेटे जो पैसा लगाता है, ठीक है, प्रॉफिट में शेयर भी लेता है, लेकिन वो बिजनेस में काम नहीं करता, वो स्लीपिंग पार्टनर होता है। बिजनेस के डे टू डे वर्किंग में वो कोई काम नहीं करता। उसके बाद सीक्रेट पार्टनर, सीक्रेट पार्टनर ऐसा पार्टनर होता है जो सामने नहीं आता, काम करेगा, पैसा लगाएगा, प्रॉफिट में शेयर भी लेगा, लेकिन वो सामने नहीं आएगा, सबके सामने शो नहीं करेगा कि मैं भी यहाँ पार्टनर हूं। अगर आप कोई और पूछेगा, आउटसाइडर आके पूछेगा कि हाँ भी तू कैसे यहाँ पे, वो ये नहीं कहेगा कि मैं पार्टनर हूं, ठीक है, तो उसे बोल देते हैं सीक्रेट पार्टनर। हाँ, पैसा भी लगाता है, प्रॉफिट में शेयर भी लेता है, लॉस भी बर्दाश्त करता है, सारे काम करता है वो, लेकिन अपने आप को शो नहीं करता, उसको सीक्रेट पार्टनर बोलते हैं। एक होता है ये नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर वो होता है जो आपको ना तो पैसे लगाता है, नंबर 1, ठीक है, पैसे नहीं लगाएगा, नंबर 2 प्रॉफिट में शेयर भी नहीं लेगा। अब तुम कहोगे ना तो वो प्रॉफिट ना वो पैसे लगा रहा है, ना प्रॉफिट में शेयर ले रहा है, तो पार्टनर किस बात का? बेटे वो पार्टनर इस बात का होता है, वो हमें अपना नाम दे देता है, कहता है मेरा नाम तुम लिख लो कि मैं तुम्हारा पार्टनर हूं, लेकिन ना मैं पैसे लगाऊंगा ना प्रॉफिट में शेयर लूंगा। तो फिर हमें उसका क्या फायदा, नाम लिखने से क्या करेंगे, XYZ लिख दे उसका नाम। बेटे वो कोई ना कोई सेलिब्रिटी होता है, वो कोई ना कोई इस फील्ड का महारथी होता है, कि अगर उसका नाम हमने लिख दिया ना अपने उसमें और किसी को दिखा दिया, मान लो हमारा सपोज करो बिजनेस है स्पोर्ट्स का, और विराट कोहली हमारा रिश्तेदार है, हमें विराट कोहली का नाम लिखवा दिया उसमें,
विराट कोहली कहता है यार मेरे पास टाइम तो होता नहीं, देखो मैं तो सारा दिन मैचेस खेलने में, प्रैक्टिस में मैं बिजी रहता हूँ, फॉरेन में मेरे ट्रिप चलते रहते हैं, मैं तो टीम के साथ साथ ही घूम रहा हूँ, मैं कौन सा तुम्हारे उसमें आ जाऊंगा। हमने कहा यार हमने स्पोर्ट्स की शॉप करी है, तू ना नाम लिखवा दे बस अपना, हम तेरा नाम यूज कर लेंगे। वो कहता है ठीक है मेरा नाम यूज कर लो। तो उसे बोलते हैं नॉमिनल पार्टनर। तो वो बंदा क्या कर देता है, सिंपली यूज हिज नेम, उसका नेम यूज करते हैं, लेकिन ना वो कंट्रीब्यूट करता है कैपिटल और ना ही वो कोई प्रॉफिट में शेयर लेता है। he does not take actively part in the management of the does not share this profits, बस वो अपना सिंपली अपना नाम तुम्हें उधार दे देगा। अब आ गया जी पार्टनर बाय एस्टॉपल। अब ये देखो ये बड़ी अजीब सी बात है। कई बार क्या होता है, कोई पर्सन ऐसा है, आप आपकी शॉप पे वो बंदा बैठा हुआ था, कोई सेकंड पर्सन आया, आउटसाइडर आया, आउटसाइडर को ये बंदा जो है ना, इसका नाम है एक्स, ठीक है, या मैं ऐसे लिख दूं इसका नाम है एक्स। ये बंदा जो है ना अपने आप को अपनी बातचीत इस स्टाइल में कर रहा है। पहली बात तो क्या हुआ जी, मेरा मान लो ये दोस्त है हमारा, हमारी फर्म है, ये ना जहां हमने चेयर लगा रखी है बगल में आके बैठ गया दूसरी चेयर लेके, जैसे मालिक बैठ जाता है। फिर कोई थर्ड पर्सन आया ना, उसको ऐसे बिहेव करने लग गया जैसे ही वो ये हमारा पार्टनर है। इसे बोलते हैं पार्टनर बाय एस्टॉपल, शो ऑफ करना कि मैं पार्टनर हूं। अब बेटे अगर वो ये शो करता है ना, तो इस केस में जो बंदा आया था हमारे साथ, कस्टमर आया था, और वो उसको पार्टनर मान लेता है, तो उसकी डील में उसको पार्टनर माना जाएगा। अगर कल को लॉस हो गया तो लॉस में वो कह देगा भाई तू भी वहां बैठा हुआ था, तू भी मेरे को ऐसे दिखा रहा है कि तू पार्टनर है, मैंने तुम्हारा डीड तो देखा नहीं कि तुमने क्या कि कौन कौन है वहां पे कौन कौन नहीं है, पर तू तो मेरे साथ बात ऐसे ही कर रहा था जैसे तू तो पार्टनर है, तो बेटे तू भी आजा लपेटे ले, तू भी पैसे दे। तो उसको बोलते हैं पार्टनर बाय एस्टॉपल। तो अब यहां देखते हैं इसको, ए पार्टनर इज कंसिडर्ड ए पार्टनर बाय एस्टॉपल इफ थ्रू हिज और हर ओन इनिशिएटिव, अपने आप इनिशिएटिव ले रहा है, कंडक्ट और बिहेवियर कर रहा है, गिव्स एन इंप्रेशन टू अदर्स, दूसरों को इंप्रेशन दे रहा है कि वो क्या है, पार्टनर है फर्म का। तो बेटे फिर वो पार्टनर माना जाएगा सिर्फ उसने उस टाइम के लिए जिस टाइम उसने शो करा था कि मैं पार्टनर हूं। और अगर कोई लॉस हो गया तो वो फिर उसको पे करना पड़ेगा, उसे बोलते हैं पार्टनर बाय एस्टॉपल। एक होता है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, लास्ट आ गया जी। ए पार्टनर बाय होल्डिंग आउट इज ए पर्सन हु थ्रू दो इज नॉट ए पार्टनर, वो पार्टनर है नहीं, बट नोइंगली अलाउ हिमसेल्फ और हरसेल्फ टू बी रिप्रेजेंटेड एज ए पार्टनर इन द फर्म। अब एग्जाम्पल चेंज हो रहा है, मान लो मैं पार्टनर हूं, ठीक है जी, मेरे साथ में दोस्त आया मेरा और वो पार्टनर है नहीं, वो बैठा हुआ है, और एक कस्टमर आ गया और वो पार्टनर बैठा हुआ है, वो खुद अपने आप को बोल रहा है कि मैं पार्टनर हूं इनका, तू चिंता ना कर, माल ले जा, मैं बैठा हुआ हूं, मैं पार्टनर हूं इनका। तो वो बाय होल्डिंग आउट वो खुद ही कह रहा है, यहां तो वो सिर्फ शो ऑफ कर रहा था, बातें कर रहा जैसे पार्टनर हो, यहां तो वो कह रहा है कि मैं पार्टनर हूं, वो बाय होल्डिंग आउट। तो फिर उसको बेटे हालांकि वो पार्टनर है नहीं, तो उसको फिर क्या माना जाएगा, पार्टनर माना जाएगा। सच ए पर्सन बिकम लायबल टू द आउटसाइडर क्रेडिटर फॉर रीपेमेंट ऑफ एनी डेट विच हैव बीन एक्सटेंडेड टू द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ सच रिप्रेजेंटेशंस। अब उस बंदे ने रिप्रेजेंटेशन दी थी, उसने खुद ही बोल दिया मेरे दोस्त ने कि मैं पार्टनर हूं यार, तो चिंता ना कर, कल को हो गया नुकसान, ठीक है, तो फिर वो भी भरपाई करेगा। तो इसे बोलते हैं पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, इसे बोलते हैं पार्टनर बाय एस्टॉपल। यहां तो वो सिर्फ भाव दिखा रहा है जैसे पार्टनर हो, बगल वाली कुर्सी पे आके बैठ गया, बातें ऐसे करने लग गया जैसे पार्टनर हो, और सामने वाले को भी लगा कि ये पार्टनर है, बोला कुछ नहीं मुंह से, यहां तो मुंह से बोल रहे कि मैं पार्टनर हूं। तो इन दोनों में ये फर्क है, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास टाइप्स। अब चलते हैं आगे, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। फर्म कितने टाइप की होती है जी, बेस्ड ऑन ड्यूरेशन, या तो ड्यूरेशन के ऊपर बेस्ड होती है या बेस्ड ऑन लायबिलिटी, दो टाइप। ड्यूरेशन के हिसाब से पार्टनरशिप एट विल, आसान है, आपकी विल है, जब तक आप चाहो तब तक पार्टनरशिप चला के रखो, जब दिल करे तब बंद कर देना, एट विल, तुम्हारी अपनी मर्जी के ऊपर। पर्टिकुलर पार्टनरशिप, अगर आपने पार्टनरशिप किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए करी है, तो जैसे ही वो पर्पस पूरा होगा आपकी पार्टनरशिप भी खत्म हो जाएगी। मान लो सपोज करो एक बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट आना था, एक बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट आना था, बिल्डिंग है बहुत बड़ी, 1 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट, 10 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट, और अकेले कोई बंदा कर नहीं पा रहा,
तो दो बंदों ने मिलकर पार्टनरशिप बना ली कि यार अपन दोनों मिलकर पार्टनरशिप करते हैं, लेकिन पार्टनरशिप किसके लिए? सिर्फ इस बिल्डिंग तक के लिए। जैसे बिल्डिंग पूरी होगी वैसे ही पार्टनरशिप खत्म। जैसे ही बिल्डिंग खत्म होगी, जैसे बिल्डिंग पूरी होगी वैसे ही पार्टनरशिप खत्म। तो इसे बोलते हैं पर्टिकुलर पार्टनरशिप। बस ये दोनों ड्यूरेशन के ऊपर बेस्ड होती है। बेस्ड ऑन लाइबिलिटी, अब लाइबिलिटी के ऊपर आ जाओ। जनरल पार्टनरशिप, जनरल पार्टनरशिप इज द लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स अनलिमिटेड एंड जॉइंट। अगर जनरल पार्टनरशिप कर रहे हो तो सारे के सारे पार्टनर्स की लाइबिलिटी जो है वो क्या होगी? जॉइंट होगी और अनलिमिटेड होगी। लिमिटेड पार्टनरशिप, in limited partnership the liability of at least one partner is unlimited whereas the rest have limited। ये एक और पॉसिबिलिटी है कि कोई एक पार्टनर ऐसा है जिसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी, ठीक है, बाकियों की लाइबिलिटी लिमिटेड होगी, ये भी पॉसिबल है। तो टोटल हमारे पास ये ड्यूरेशन के बेस के ऊपर और लाइबिलिटी के बेस के ऊपर दो तरह के हो गए। फिर से देखो, ड्यूरेशन के बेस के ऊपर एट विल, जब मर्जी बंद कर देना, पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाई, जैसे ही पर्पस खत्म हुआ पार्टनरशिप खत्म कर दी। यहां पे जनरल पार्टनरशिप है, नॉर्मली ये वाली पार्टनरशिप चलती है, नॉर्मली ये वाली पार्टनरशिप चलती है जिसमें लाइबिलिटी सबकी अनलिमिटेड होती है, सब काम करते हैं जी। इसमें क्या प्रॉब्लम आ गई? इसमें प्रॉब्लम यह है कि एक बंदे की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी, बाकी सबकी लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड होगी। अब चलते हैं आगे इसमें पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या चीज है जी, उस पे आते हैं जी। पार्टनरशिप डीड क्या होता है? पार्टनरशिप डीड एक एग्रीमेंट है जो रिटर्न भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। पहले तो ये सुन लो, द रिटर्न और ओरल agreement which specifies the terms and conditions called partnership deed। कहता है एक ऐसा रिटर्न या ओरल एग्रीमेंट जिसमें की सारी टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन होती हैं, उसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। ठीक है, जब भी पार्टनरशिप स्टार्ट होती है कोई ना कोई एग्रीमेंट बनाते हैं। एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, एग्रीमेंट रिटर्न भी हो सकता है। उसमें सारा कुछ डिटेल कंपनी अपनी फर्म के बारे में लिखा जाता है, जैसे नेम ऑफ द फर्म, फर्म का नाम क्या है जी, लोकेशन क्या होगी बिजनेस की, नेचर ऑफ बिजनेस क्या होएगा, ड्यूरेशन कितनी होएगी, कौन कितने पैसे लगाएगा, प्रॉफिट कैसे डिवाइड होगा, ड्यूटीज क्या क्या होंगी, किसको सैलरी मिलेगी, ठीक है जी, कौन कौन से रूल्स होंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है कि नहीं मिलना, अगर कल को फर्म बंद करनी है तो कैसे बंद करेंगे, अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो वो कैसे सॉल्व करेंगे, ये सब पार्टनरशिप डीड में मेंशन होता है। इसकी इससे ज्यादा डिटेल की हमें जरूरत है नहीं। अब आते हैं हम रजिस्ट्रेशन। इसका रजिस्ट्रेशन करवाना क्या है? इट इज ऑप्शनल पार्टनरशिप फर्म टू गेट रजिस्टर्ड। पहली बात तो ये ऑप्शनल है जी, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन है नहीं। इन केस ए फर्म डज नॉट गेट रजिस्टर्ड, ठीक है, इट इज डिप्रीव्ड मैनी बेनिफिट्स। इसको फिर भी बेनिफिट बहुत मिलने वाले हैं अगर आपने रजिस्टर्ड नहीं करवा रखा। द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ ए फर्म आर एज फॉलोज। कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेज हैं इसको अगर उसने रजिस्टर्ड नहीं करवाया तो? नंबर 1, ए पार्टनर ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल ए सूट अगेंस्ट द फर्म और अदर्स। पहला नुकसान कि कोई भी पार्टनर जो है वो सूट नहीं कर पाएगा, सू नहीं कर पाएगा, केस नहीं कर पाएगा कभी भी, क्योंकि रजिस्ट्रेशन है ही नहीं। द फर्म कैन नॉट फाइल ए सूट अगेंस्ट थर्ड पार्टीज। फर्म थर्ड पार्टी के अगेंस्ट कोई सूट नहीं कर सकती। फर्म कैन नॉट फाइल अ केस अगेंस्ट द पार्टनर्स। फर्म जो है वो पार्टनर के अगेंस्ट भी केस नहीं कर सकती। तो बेटे अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई तो ये सारे के सारे आपको नुकसान झेलने पड़ेंगे ना। फर्म किसी पे केस कर सकती है, और हाँ कोई थर्ड पर्सन जो है वो फर्म पे केस जरूर कर सकता है। अब आ जाओ नेक्स्ट, प्रोसीजर फॉर द गेटिंग रजिस्टर्ड। अगर आप कहते हो जी आपने रजिस्ट्रेशन करवाना है तो क्या तरीका है? उसका तरीका बड़ा सिंपल है जी। एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करो और रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास जाके सबमिट करवाओ। एप्लीकेशन में सारी की सारी डिटेल मेंशन करो, जैसे फर्म का नाम क्या है, फर्म की लोकेशन क्या है, पार्टनर्स के नाम क्या है, पार्टनर्स की लोकेशन क्या है, किस डेट को शुरू कर रहे हो, पार्टनर्स के एड्रेस, ड्यूरेशन। तो एप्लीकेशन में सारी की सारी चीजें
और डिपॉजिट द रिक्वायर्ड फी, थोड़ी सी फी होती है, को बहुत ज्यादा नहीं होती। रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास एप्लीकेशन के साथ वो फीस जमा करा देते हैं और रजिस्ट्रार से फिर अप्रूवल आ जाता है और वहां से वो रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट हमारे को इश्यू कर देता है। तो ये थी बेटे आपके पास पूरी डिटेल पार्टनरशिप की, ठीक है। तो बड़े ध्यान से सबने करना है पार्टनरशिप वाला ये चैप्टर। बेसिकली तो हमारे पास अब 3 टॉपिक कंप्लीट हो गए। एक पहला टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ था सोल प्रोप्राइटरशिप का, फिर हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ था एचयूएफ का, अब हमारा थर्ड टॉपिक कंप्लीट हो गया पार्टनरशिप का। तो 3 टॉपिक तो हमारे इसमें कंप्लीट हो गए। सो आप लोग मैक्सिमम सब्सक्राइब करो, सब बच्चे मिलके इसको लाइक करो और शेयर करो, ठीक है।